नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रख दिया है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं और ऐसा लगता है कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं। रोज नए नए चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति है कि किस पर भरोसा करें। देश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं वो और ज्यादा डराने वाली हैं। पिछले दिनों हमने ब्लैक फंगस पर लंबी चर्चाएं की और हमारी कोशिश ये रही कि ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारा अपडेट, सारे आपके उन सवालों के जवाब मिलें जिनको लेकर आप परेशान भी हैं और जो सवाल आपके मन में भी उठते हैं। और अब कई नए तथ्य भी सामने आए हैं। अब तीसरी लहर की भी बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है, यानी कि इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। वैक्सीन के कई साइड इफेक्ट की बातें भी सामने आई हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम फिर से आपके बीच चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, चाहे वो तीसरी लहर हो, चाहे वो वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो, चाहे वो बच्चों को लेकर जो खतरा सामने आप बताया जा रहा है उसका सामना कैसे करें। तो पोस्ट कोविड इफेक्ट भी लगातार सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके अलावा और दूसरी कई छोटी छोटी ऐसी बीमारियां जो लोगों को परेशान कर रही है कोविड होने के बाद, जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। लेकिन इस बीच कई दूसरी छोटी छोटी बीमारियां भी लोगों को एक बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। तो वो तो एक समस्या है। संकट आगे आने वाले समय में यह भी है कि तीसरी लहर का जिक्र भी बार बार हो रहा है। दूसरी लहर का पीक निकल गया है, दूसरी लहर ढलान पर है, लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। तो ये खुशी तो देते हैं, थोड़ी सांत्वना बढ़ाते हैं, लेकिन ये अभी फौरी तौर पर है या परमानेंट है, यानी कि ये स्थायी तौर पर अब आंकड़े कम हो रहे हैं, या तीसरी लहर की जो बात चली है उसका अभी इंतजार हम कर सकते हैं। क्योंकि इस बीच जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सुकून तो देते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या ये चिंता बढ़ाते हैं। आंकड़े भले ही देश भर में करीब 2.5 लाख के आसपास आ गए हों, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4,000 से ज्यादा है। हर रोज का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इसके अलावा तीसरी लहर का जो जिक्र है, जो बात सामने आ रही लगातार सामने, उस तीसरी लहर से कैसे बचें और कोरोना काल की ये पेरेंटिंग टिप्स है, ये हम आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको अपने बारे में चिंता तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों के बारे में। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश को हिलाकर रखा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं और ऐसा लगता है कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी में फंस जाते हैं। इस बीच आपको यह बता दें कि कोरोना संकट के बीच इलाज के दौरान संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। आईसीएमआर और एम्स ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी असरदार नहीं है। तो प्लाज्मा थेरेपी जो अब तक कारगर मानी जा रही थी और लोगों से अपील भी की जा रही थी कि यदि आप कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी है, तो आप प्लाज्मा दान करिए ताकि लोगों की जान बच सके। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 1-1.5 साल से जिस थेरेपी का जिक्र हो रहा था, लोग आ भी रहे थे प्लाज्मा दान देने के लिए, कुछ लोग नहीं आ रहे थे तो उनके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा था उनकी जागरूकता के लिए। लेकिन अब उस प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज से हटा दिया गया है, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी से अब ट्रीटमेंट नहीं होगा। इस पर भी हम सवाल पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में प्लाज्मा थेरेपी का असर नहीं होता है। तो जो अब तक पिछले कई महीनों से सिलसिला चल रहा था प्लाज्मा थेरेपी का, क्या उसका असर नहीं दिखा है, या फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना इफेक्ट प्लाज्मा थेरेपी नहीं कर पाता है बॉडी में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तीसरी लहर का, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। और अभी कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि बच्चों के संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि ये शुरुआती है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है, लेकिन तीसरी लहर यदि आती है तो आप उसके लिए कितना तैयार हैं। सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कई राज्यों की कि तीसरी लहर आने की स्थिति ही ना बने, और जो पहली लहर के बाद गलतियां की गई उसको दोबारा दोहराया नहीं जाए। लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर आ गई तो आप क्या करेंगे? आपके मन में जो सवाल है उन सारे सवालों को हम
पूछेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपके मन से जुड़े हुए, आपके बच्चों से जुड़े हुए, उनके हेल्थ से जुड़े हुए सारे सवालों को जानें। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल डिबेट है, ये चर्चा है, सार्थक रहेगी, आप इसको सुनेंगे तभी। हर एक डॉक्टर से हम बारी बारी से जानेंगे कि इस बीमारी से बचाव क्या है, तीसरी लहर का कितना असर होगा है। हमारे साथ डॉक्टर निमेश जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर निमेश देसाई जी डायरेक्टर हैं IHBAS के। डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सचिव हैं आप IMA के। डॉक्टर स्वाजनिक चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, MBBS हैं KGMU लखनऊ से। बहुत स्वागत है आप तीनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और पहला सवाल डॉक्टर निमेश जी आपसे, तीसरी लहर की आहट बार बार सुनाई दे रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो लोगों के मन में एक बड़ा साधारण सा सवाल है कि ये तीसरी लहर कब आएगी, क्योंकि अभी तो दूसरी लहर ही खत्म नहीं हुई है। सही बात है। और ये डर, खौफ और अंदेशा होना लाजमी है और नेचुरल है, सहज है। लेकिन हमें बार बार आपके जरिए सबके साथ यही समझाना होगा कि काफी हद तक, जैसे हम पिछले 1 साल से समझ रहे हैं, हमारा बर्ताव एपिडेमिक को डिटरमाइन करेगा काफी हद तक। हम जो वायरस म्यूटेशन की भी बात करते हैं, हम ये समझें कि वायरस म्यूटेट तब होता है जब जितनी जल्दी और जितने लोगों में ट्रांसमिट हो। तो म्यूटेशन भी और बदलाव जो आता है वायरस का, वो भी ट्रांसमिशन पर डिपेंडेंट है बाकी फैक्टर्स के साथ। तो सबसे पहली जिम्मेवारी की बात यह है कि हम लगातार सभी लोग प्रिकॉशंस लेते रहें। जी बिल्कुल, वो प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं और आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर अनिल गोयल जी, अब बच्चों को लेकर यदि बात उठती है तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, और जाहिर सी बात उनकी चिंता ये लाजमी भी है, क्योंकि इंसान को अपने से ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की ही होती है। और तीसरी लहर में हम बार बार जिक्र इसलिए अभी शुरुआती तौर पर कर रहे हैं क्योंकि अभी लोगों के मन में यही सवाल है कि तीसरी लहर जब आएगी तो कैसे बचाव रखना है। तो बच्चों को लेकर पेरेंट्स अभी से क्या करें, कैसे उनको बचाएं इस तीसरी लहर से और कैसे खुद बचें? देखिए, पहले तो आपको ये जानना होगा कि दूसरी लहर में भी काफी बच्चे इन्फेक्शन हो हुआ है जी, और उसका भी बचाव अब बिल्कुल डिफाइन हो गया है कि बच्चों को भी क्या है, बच्चे नकल करते हैं, तो जो आप करेंगे वही बच्चे करेंगे। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, 2 गज है उनको बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो नकल करेंगे। अगर आप मास्क लगा रहे हैं तो 3-4 साल के ऊपर के बच्चे का आप आराम से मास्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे बाहर खेलने जाते हैं। अभी अभी लॉकडाउन है, जब नहीं है तो बाहर से वो इन्फेक्शन लेकर आते हैं। इसीलिए अगर बच्चों में होगा तो ये काफी तेजी से एक दूसरे में फैलेगा, ये एक चिंता का विषय है। तो इसीलिए एक तो उनको बाहर जाने से हमको रोकना होगा, और खेलना है या कुछ है तो इंडोर गेम्स में खेलना होगा, मास्क लगाना होगा। 4 साल से बच्चे के जैसे ऊपर मैंने कहा कि मास्क उसको लगा सकते हैं, उसको सिखाना होगा। आप खुद उसको दिखाएंगे कि देखो, अगर कहीं से हाथ गंदा नहीं लगाना है, मुंह पर नहीं लगाना है, मास्क पर नहीं लगाना है, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, किसी भी सरफेस को बाहर जाकर टच नहीं करना है। जो सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बच्चों को सिर्फ यही है कि हमको समझाना पड़ेगा और अपने आप को कर दिखाना पड़ेगा बार बार, जिससे कि वो उसकी नकल करें। अब आता है उससे छोटे बच्चों के ऊपर बात। उससे छोटे बच्चों के लिए निश्चित रूप से ये पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो जो कोविड से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ सकते हैं कि जो इन्फेक्शन उनको पास ना जाए, वो पेरेंट्स को देखना होगा। वो हम सब 2 उसके बाद जान गए हैं। तीसरा विषय है वैक्सीनेशन का जी। तो जैसे कि कई सारी कंपनियां, हिंदुस्तान में भी अब वैक्सीन ट्रायल बच्चों में शुरू हो रहा है। खास तौर से जैसे फाइजर, मॉडर्ना का तो शुरू हो ही गया है। हिंदुस्तान में भी हमको उम्मीद है कि अभी 2 साल के ऊपर बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये एक वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हमको ये जानना होगा, ये ध्यान रखना होगा, पेरेंट्स को भी और सरकार को भी। उसके अलावा भी हम इस पीरियड में हमने कोविड के बच्चों के अस्पताल बनाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए आपने पूछा 3rd वेव कब आएगी, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, जैसे डॉक्टर देसाई ने कहा, ये हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। हम कितना फिर से भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जा रहे हैं, कितना फिर कोविड को लाइटली ले रहे हैं, उतनी तेजी से इसमें म्यूटेशन होंगे, उतनी तेजी से ये 3rd वेव आ सकती है। उससे बचने के लिए, इसको डिले करने के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले 1 साल, कम से कम 1 साल में बोल रहा हूं, कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना होगा।
जब तक कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन या हर्ड इम्यूनिटी के लेवल का वैक्सीनेशन ना हो जाए। जैसे कि जो बाइडेन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने मास्क को बाय बाय कर दिया, क्योंकि वो 70% के करीब वैक्सीनेशन कर चुके हैं कंट्री। हमारे कंट्री में अभी 60-70% पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वो या तो बीमारी से पहुंचेगा वैक्सीनेशन, या एंटीबॉडी डेवलप होगी, या हमारे वैक्सीनेशन के द्वारा होगा। तो बिल्कुल डॉक्टर गोयल जी, आप जो बात कह रहे हैं ये निश्चित तौर पर सही है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल तो जरूर। डॉक्टर चक्रवर्ती जी, सवाल ये भी है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो रहे हैं उनमें पोस्ट कोविड इफेक्ट काफी सारे देखे जा रहे हैं। ब्लैक फंगस का तो जिक्र हर तरफ हो रहा है, उस पर हम कई चर्चाएं भी कर चुके हैं, उस पर भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन और दूसरी जो अन्य छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये ज्यादा बड़ी परेशानी बनकर लोगों के शरीर में आ रही हैं, लोग इससे परेशान हो रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं? पहली बात तो है सर कि पोस्ट कोविड हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है नहीं पोस्ट कोविड बाकी प्रॉब्लम्स की। हाँ, डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन जब बॉडी में घुसता है तो बॉडी का इम्यूनिटी ख़राब कर देता है, तो उसको रिकवर करने के लिए इंसान को समय लगता है। दूसरी जो पॉइंट है, उसी समय जब वायरस आपके बॉडी को इन्फेक्ट किया, वायरस आपकी इम्यूनिटी को डाउन किया, वही समय और होता है कि बाकी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगेन एक बार कोविड हो गया मतलब आई एम रिकवर्ड, ये राइट नहीं है। उसके बाद भी प्रिकॉशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना हम कोविड टाइम पे ले रहे हैं। लंग्स को काफ़ी डैमेज करता है, फेफड़ों को काफ़ी डैमेज करता है कोविड, और उसी डैमेज से निकलना कभी कभी मुश्किल होता है, स्पेशली जो थोड़े बुजुर्ग पॉपुलेशन है या फिर जो डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ब्लैक फंगस, तो डेफिनेटली हमें बहुत पेशेंट्स मिल रहे हैं एंड ब्लैक फंगस इज़ एक्चुअली मच मोर डेंजरस दैन कोविड इटसेल्फ। बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव बीमारी है और खूब तेज़ी से फैल रहा है ऑल ओवर इंडिया। तो बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट कोविड सिचुएशन में वो है बॉडी को इम्यूनिटी मेंटेन करे, अच्छा डाइट्स ले, एडिक्वेट रेस्ट ले, ओवर एक्सर्ट ना करे, और डेफिनेटली जो कोविड के सारे प्रिकॉशंस है वो फॉलो किया जाए। जी डॉक्टर देसाई जी, कल एक खबर सामने आई और खबर ये आई कि अब प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग किया गया है कोरोना ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइन थी उसमें से। 1 साल से ज़्यादा समय से हमारे डॉक्टर्स प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ कर रहे थे। हमारे सोशल एक्टिविस्ट लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि आप यदि कोरोना नेगेटिव हो गए, आपके पास एंटीबॉडी, तो आप प्लाज्मा दान कीजिए। लेकिन कल जब ये खबर सामने आई कि अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा, आपको लगता है कि एक मैसेज जो लोगों के बीच जाएगा, इसका क्या असर पड़ेगा? और ऐसा क्यों अब महसूस हुआ इतने लंबे समय के बाद, या इतना वक्त लगता है इसके लिए? ऐसा है भाई, हमें एक बात सबको गौर करना पड़ेगी कि जैसे कुछ मौकों पे पहले हुआ है मानव इतिहास में, कुछ आपदाएं और एपिडेमिक्स, महामारी जो है हमें नया सीखने को मजबूर करती है। पिछले 12, 13, 14 महीनों में न सिर्फ मानव जाति और हम सब, लेकिन विज्ञान हर महीने, हर 2 महीने कुछ नई बात सीख रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी जब लागू की गई तो लॉजिक था, साइंटिफिक लॉजिक था, तो इसलिए पॉपुलर भी हो गया, लोगों की आस्था बन गई। लेकिन अगर एविडेंस, जिसको वैज्ञानिक एविडेंस कहते हैं, साइंटिफिक एविडेंस, वो नहीं बना, तो हमें वो जो परिस्थिति वो भी स्वीकार करना पड़ेगी। तो मैं सच में एक बड़े परिपेक्ष में कहना चाहूंगा कि डॉक्टरी विज्ञान और बहुत सारे विज्ञान में समाज को अब धीरे धीरे ये सीखना पड़ेगा कि हमारी जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस है वो वैज्ञानिक एविडेंस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। द लेवल ऑफ साइंस, जिस हद तक कोई समाज विज्ञान और विज्ञान के एविडेंस पर डिपेंड करता है, ये अलग अलग रहता है। पाश्चात्य देशों में कुछ ज्यादा हो गया है, हमारे यहाँ कम था। ये मौका है हमें सीखने का। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल ये भी तो है कि लोगों के बीच अब ये मैसेज भी तो जाता है कि अब तक हम जिस रास्ते चल रहे थे उस रास्ते को हमने बदल दिया है, तो लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? क्या लोग इससे कन्विंस हो जाएंगे बड़ी आसानी से
कि हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज कुछ नया सीख रहे हैं और अभी सब कुछ नया है, तो हमें ये देखना होगा कि हम जो जिस रास्ते चल रहे हैं उस पर कितना असर हो रहा है। इससे लोग समझते हैं, क्योंकि आज भी लोग मास्क नहीं लगाते हैं, उसके लिए भी अवेयर करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर गोयल साहब ने कहा, हम बार बार कहना चाहेंगे कि, और एक गौर करें, अब गुजर गई, लेकिन समझना सीखने के लिए जरूरी है। दिवाली और उसके बाद कुछ त्योहारों में जो लापरवाही हुई, काफी हद तक दूसरी लहर उसका असर है। और मुझे याद है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ, बाकी साथियों के साथ मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम में रहा हूं, ये सब मेरे जो साथी हैं ये टीवी पे कह चुके हैं, लेकिन असर हुआ नहीं। वो जो मार्च अप्रैल 2020 से जो स्प्रिंग दबा हुआ था, वो दिवाली और बाकी त्योहारों के दौरान कुछ ज्यादा छूट गया। तो वो जो लापरवाही हुई, उसका असर है दूसरी लहर। तो हमें बदलते हुए विज्ञान के साथ निभाव करना होगा। ये समझना होगा कि ऐसी महामारियों के दौरान हमारा बर्ताव सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो जो इंटरेक्शन है, हम लोग, हमारा बर्ताव, सामाजिक सच्चाई और महामारी की परिस्थिति, ये जो त्रिकोण है। और जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, मीडिया और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलके ये बात जनता तक पहुंचाएं। एक बार फिर कहूंगा, समाज, कोई भी समाज किस हद तक विज्ञान की इज्जत करके विज्ञान के हिसाब से चलता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर अनिल गोयल जी। लेकिन अब सवाल ये भी है कि वैक्सीन को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है, जो कोशिशें लगातार की जा रही हैं, जैसा कि जिक्र किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने मास्क को बाय बाय कह दिया है, तो वहां पर वजह है कि करीब करीब 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। अभी देश में वो स्थिति नहीं है। अभी देश में तो लोगों को कहना पड़ रहा है कि भाई वैक्सीन लगा लीजिए, और कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी की भी खबरें हैं। खैर, वो कमी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन वैक्सीन का आपको कितना असर महसूस होता है? क्योंकि कई जगहों पर मामले ये भी आ रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है। के अग्रवाल जी मशहूर डॉक्टर थे, उनको भी 2 वैक्सीन लगी थी, पूरा डोज हुआ था, उसके बाद वो भी कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई। तो ये ऐसे भी मामूली संदेश जाते हैं बीच में लोगों के। देखिए, मैं ना वैक्सीन के बारे में भी बोलूंगा और प्लाज्मा के बारे में भी जरूर कुछ बोलना चाहूंगा। तो पहले वैक्सीन की बात कर लेते हैं जी। देखिए, जो 2 वैक्सीन लगी हैं, उनसे निश्चित रूप से एक प्रोटेक्शन है। आपने एक हमारे ये डॉक्टर के अग्रवाल साहब का नाम लिया, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे बड़े अच्छे मित्र थे और एक मार्गदर्शक थे, एक चिंतक थे, दूरदर्शक थे जी। लेकिन हमको ये समझना होगा कि जो वेरिएंट है, एक तो ये फैक्टर है जो कि वैक्सीन को इवेड कर रहा है, वैक्सीन को डॉज कर रहा है, जो ये वाला नया वेरिएंट आया V161 जी। दूसरा पार्ट ये है कि आपकी कितनी कोमॉर्बिडिटीज है। तीसरा पार्ट ये है कि कितना वायरल लोड आप में गया है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये रहेगा कि आप जानते हैं कि ये 70 to 90% एफिकेशियस, 100% तो एफिकेशियस है ही नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से बात है कि ये बहुत सीरियस बीमारी करने से रोकता है। हमारे बहुत सारे, जैसे आपने कहा डॉक्टर के अग्रवाल हमारे की मृत्यु हुई, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ जो माइल्ड डिजीज होकर ठीक हो गए, जिनको कि वैक्सीनेटेड थे। उनमें एक मैं भी हूँ खुद। ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो अपना क्वारंटाइन टाइम पूरा करके माइल्ड डिजीज के बाद ठीक हो गए। और ऐसे बहुत सारे और हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है। अब आप देखिए, इसका एक और उदाहरण मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। इस बार जो 65% है, 45 ईयर के नीचे के लोग थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। इसी तरह से आगे आने वाले में जो बच्चों का कह रहे हैं, जो इसलिए बोल रहे हैं कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन हो गई। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 60 साल के ऊपर के लोग थे या हेल्थ केयर वर्कर जो वैक्सीनेटेड थे, इस वाली सेकेंड वेव इतनी विरुलेंट होने के बावजूद, इतना तेजी से फैलने के बावजूद, उन लोगों में सिर्फ 30-35% था जो फर्स्ट वेव में बहुत ज्यादा था। 60-70% 60 साल से ऊपर वाले लोग थे। तो ये भी हम लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन से फायदा हुआ जी। तो वैक्सीनेशन का तो निश्चित रूप से फायदा है, उसमें आपकी सीरियस डिजीज नहीं है। कुछ जो आप अपवाद बता रहे हैं, हमारे एक और डॉक्टर शेखर अग्रवाल, उनकी वो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संत परमानंद के जाने माने देश के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनको भी 2 वैक्सीन लगी। लेकिन जो वेरिएंट है, कितना वायरल लोड है, कितना इम्यूनिटी है, मल्टी फैक्टोरियल है, उसके बाद इसको हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये कितनी बीमारी होगी।
मॉडरेट होगी कि सीवियर होगी। कुछ लोगों में जरूर मॉडरेट या सीवियर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन फायदेमंद नहीं। वैक्सीन डॉक्टर गोयल जी, निश्चित इसका रूप से फायदेमंद। मकसद ये था सवाल पूछने का, क्योंकि ये आम जनमानस में सवाल जाता है कि जब डॉक्टर्स की डेथ हो जाती है और ये खबर भी सामने आती है कि उन्होंने वैक्सीनेट खुद को कराया था, तो लोगों के मन में एक सवाल आ जाता है कि भाई फिर वैक्सीनेशन का फायदा क्या है। लेकिन हम आपके जरिए उन सारे भ्रमों को दूर करना चाह रहे हैं ताकि लोग बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होकर चीजों को समझे भी और उसको माने भी। डॉक्टर गोयल जी, आप प्लाज्मा के बारे में भी कुछ बताना चाह रहे थे, उसको भी पूरा कीजिए। जैसे आपने कहा कि वो अपवाद है, अब आप प्लाज्मा की बात करिए। प्लाज्मा की जो साइंस थी उसमें यह थी कि जो ठीक होकर पेशेंट हुए हैं उनको 15 दिन बाद एंटीबॉडीज आईजीजी और आईजीएम डेवलप हो जाते हैं। आज तो हमको जो आईजीजी एंटीबॉडीज है, जो कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है या स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी है, वो दूसरे पेशेंट को दिया जाए जिसमें कि वो एंटीबॉडी नहीं है, तो वो फायदा होगा। साइंस ये थी। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये देखा गया कि उतना फायदा जितना सोचा गया था कि मॉडरेट डिजीज में देंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिनकी कम हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, तो उतना फायदा नहीं देखा गया। हैविंग सेड दैट, इस तरह अगर हम सोचें तो ऑफ लेवल इसको दिया गया प्लाज्मा को। अगर हम रेमडेसिविर की बात करें वो भी एक्सपेरिमेंटल है, टोसिलिजुमैब है वो भी एक्सपेरिमेंटल है। तो बेसिक जो इसका इलाज है वो है ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट। लेकिन मैं कहता हूं कि आज अगर मुझे लगता है, मेरे डॉक्टर से, मैंने चेस्ट फिजिशियन से बात की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी ये विचार है, प्रेसिडेंट से बात की, मैं उसका वित्त सचिव हूँ जी, कि अगर किसी को प्लाज्मा की हम लोग को लगता है जरूरत है, मॉडरेट डिजीज है और जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रही है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है, उस बीच में प्लाज्मा दे सकते हैं। लेकिन अब चूंकि गाइडलाइन से हट गया है तो हम उसमें कंसेंट अटेंडेंट लेंगे। ठीक है, आपको यह समझना होगा कि इवॉल्विंग डिजीज है, इसलिए बहुत सारे इधर या उधर होने। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते थे, फिर आइवरमेक्टिन पे कुछ बात आई, फिर टेमीफ्लू पे बात आई। तो हर दवाई का, मेरा मानना यह है कि हर दवाई का कहीं ना कहीं अभी भी रोल है। प्लाज्मा का भी, रेमडेसिविर का भी रोल है, टोसिलिजुमैब का भी, हालांकि गाइडलाइन में वो एक्सपेरिमेंटल दवाइयों के नाम पर। ठीक है, तो ये इवॉल्विंग है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गोयल जी, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अभी जब शुरुआती दौर में हमने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर कितनी हायतौबा मची, अमेरिका से प्रेशर भी आया, भारत ने दवाइयां भी दी। उसके बाद पहली वेव में तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी, लेकिन दूसरी वेव में इसका नामो निशान नहीं था। दवाई देती गई लेकिन दूसरी दवाइयां भी सामने आई हैं। तो हम लगातार कोशिशें यही करते रहे हैं कि कोरोना को रोकने की दिशा में कौन सी दवाई सही कारगर है, इस पर भी चर्चा हो। और अब हम डॉक्टर चक्रवर्ती जी से भी सवाल करेंगे, और सवाल उनसे बड़ा सीधा सा है कि डॉक्टर चक्रवर्ती जी, चूंकि पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन लोग जो हैं अभी भी ये डरे हुए हैं कि लक्षण कोरोना के और नॉर्मल वायरल सर्दी जुकाम के कमोवेश एक जैसे ही हैं। अभी भी टेस्टिंग से लोग कतराते हैं, अभी भी लोगों को डर लगता है ऐसा ना हो कि टेस्टिंग करा लो तो पॉजिटिव आ जाए, फिर अस्पताल में जाना पड़ जाए, फिर वहां पर स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हालांकि अब स्थिति कंट्रोल में आ रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, लोग कैसे अपने आप को संभालें? जो पहले वेव में था वो लास्ट ईयर, उसमें कोरोना एक सोशल स्टिग्मा जैसे आया था। मतलब अगर किसी को कोरोना हुआ है तो वो डरते थे, सोचते थे लोग क्या बोलेंगे, हमें ऐसा कुछ हो गया। कोई भी बीमारी ऐसे हिस्ट्री से आता है। जब एड्स आया था पहले, तो उस टाइम लोगों को ऑफिस से निकाल दिया जाता था, सोशल स्टिग्मा था। पर धीरे धीरे लोग समझने लगे बीमारी को और धीरे धीरे उसके ट्रीटमेंट भी इम्प्रूव करते रहे। तो लास्ट ईयर जैसे था, कोविड हुआ किसी को, वो क्वारंटाइन हो गया, उसके कांटेक्ट में जो भी आए थे वो भी क्वारंटाइन हो गया, पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो गई, सब अलग अलग, ऐसा सी सिनेरियो था। अभी जो आया है दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं। और तो डिजीज़ का जो बायोलॉजी है, डिजीज़ का जो नेचुरल कोर्स है, वो समझने को भी ज़्यादा मिला है। तो लोगों में जो वो डर है कि पहले जो था हमें फीवर आ रहा है, हम घर जाके छुप गए, भाई हमें कोरोना का ही ना हो जाए, ये वाली चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी भी है।
अभी कोरोना एक वायरल डिजीज़ है जो कि एयरबोर्न है, तो किसी को भी कभी भी कोरोना अफेक्ट कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं हमारे लिए वो है एडिक्वेट प्रोटेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़, वैक्सीनेशन। तो बीमारी अभी ये डर जो है वो डर हम एक्चुअली कोरोना से नहीं डरते हैं, रादर हम कोरोना का जो डर है उससे हम परेशान हैं। तो वो डर को निकालना पड़ेगा। कोरोना के इफेक्ट्स, कोरोना एक वायरल डिजीज़ है, अभी अब तक पता नहीं चला है वो किसको किस हिसाब से अटैक करेगा। हाँ, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स है, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स है, उन लोगों को ज़्यादा रिस्की है, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन जो डर है लोगों में कि हम आगे नहीं आएंगे, कोरोना का टेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत गलत है। ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, रादर सोसाइटी के लिए भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मुझे सिम्टम्स है और मैंने टेस्ट नहीं कराया, मैंने सोचा ठीक है सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, यही बात समझ में भी है। और इसलिए डॉक्टर चक्रवर्ती जी, हम ये सवाल इसलिए लेकर बार बार आते हैं और पूछते हैं कमोबेश कि लोगों तक ये संदेश जाए कि भाई डरना नहीं है, इलाज जरूरी। डॉक्टर देसाई, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तीसरी लहर, वैक्सीनेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महामारी का डबल अटैक, कोरोना होने के बाद भी कई बीमारियां और आगे आने वाली तीसरी लहर, इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं और आपके मन के जो सवाल हैं हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो भी हम पूछें। डॉक्टर देसाई जी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो शहरों में हुआ वो ग्रामीणों में भी होगा, गांव में भी होगा, लोगों में भी होगा, क्योंकि कोरोना तो हर जगह एक जैसा ही है। वहां पर भी आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, वहां पर भी ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लेकिन स्थिति दूसरी इसलिए बन जाती है क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग थोड़ा से ज्यादा जागरूक माने जाते हैं, कहे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गाँव के लोग जागरूक कम है, लेकिन वो भ्रांतियां ज्यादा रखते हैं अपने मन में। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इलाज करना उतना आसान होगा और हम कैसे संभालेंगे? ये लग रहा है कि गांव में समझदारी तो है, अगर मुद्दे सही तरीके से पहुंचाए जाएं तो वैज्ञानिक समझ और सामाजिक जिम्मेवारी लोग निभाएंगे। गांव में ये बीमारी फैल रही है, चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जो 3 हिदायतें हैं, मास्क पहनने की, हाथ की सफाई और दूरी बनाए रखने की, उसमें बड़ा मिक्स बैग है। गांव में शहरों के बनिस्बत दूरी बनाए रखना उतना मुश्किल शायद न हो, क्योंकि इतनी घनता नहीं है। वहां मुश्किल होती है एक तो हाथों की सफाई की, सैनिटाइजर हो, नल हो, साबुन हो हर जगह। इंटरेस्टिंग मुझे लगता है एक गलतफहमी ये होती रही है और गांव में ज्यादा संभावना है कि सादा कपड़ा मुंह पे रख के या गमछा लगा के
क्या प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और ये नहीं मिलेगी। जो वायरस का साइज है वो सादे कपड़े से निकल जाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, गांव तक भी ये पहुंचाना पड़ेगा कि और कुछ नहीं तो N95 जैसा मास्क हो। ये जो मास्क है, जैसे ये 3 लेयर वाला, 3 तह वाला जो सर्जिकल मास्क है, ये कम से कम जरूरी है। ये बड़ी गलतफहमी हो जाएगी कि कपड़ा लगा दिया या अपना दुपट्टा लगा दिया और गमछा लगा दिया तो प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन सर, गांव के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। हाँ, और वहां तक जो है मास्क कौन कैसे पहुंचेगा तो पहुंचेगा, लेकिन हर रोज मास्क बदलना, मास्क पहनना इतना आसान नजर नहीं आता है। वो गमछे पर जितना भरोसा रखते हैं उतना शायद अभी लगता नहीं है कि मास्क पर रखेंगे। ये बात सही है, लेकिन भाई हमारे पास देश के समाज के हिसाब से और कोई चारा है नहीं। जैसे हम लोग सारे साथी कह रहे हैं आज के डिस्कशन में, बीमारी है, वायरल बीमारी है, ये दूसरे चरण में, तीसरे में पहुंचेगी पूरी संभावना है। जो सच्चाई है कुदरती या कृत्रिम, उससे सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि ये जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अब और जरूरी है कि न सिर्फ मेन स्ट्रीम चैनल्स और शहरों की आबादी को एड्रेस किया जाए, लेकिन ये मुद्दे जैसे आप बात कर रहे हैं गांव और कस्बों तक पहुंचाए जाए, बार बार कहे जाए। डॉक्टर गोयल जी, पहली लहर का खात्मा होने के साथ त्योहारों का जिक्र भी आया और लोगों को छूट मिली, देश अनलॉक हुआ कई फेसेस में, और उसके बाद सब चीजें सामान्य कर दी गई। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर आ गई, लेकिन तीसरी लहर नहीं आएगी, इसके लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि एक बार फिर से स्थितियां अगर ठीक होती हैं, देश अनलॉक होगा, सारी स्थिति पटरी पर लौटेगी, लोग वापस से हो सकता है कि सामान्य हो जाएं। अभी भी होने लगे हैं कुछ लोग तो, क्योंकि जब मामले कम आने लगते हैं तो लोगों की अवेयरनेस अपने आप कम हो जाती है। लोग सोचते हैं तो कोरोना ठीक हो गया, कोरोना खत्म होने वाला है। देखिए, हमको दूसरी लहर के दौरान जो हुआ और पहली और दूसरी लहर के दौरान बीच में हमने जो नहीं किया, ये पूरे देश के सामने है। पहली और दूसरी लहर के बीच में हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था। हमको ये नहीं होना चाहिए था कि ऑक्सीजन के लिए अस्पताल दौड़े हुए हैं या ऑक्सीजन 12 घंटे की नहीं है। हमारे को और ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता थी। तो अगर हम इसको सेकंड वेव से कुछ सबक लें तो हमको 2 पार्ट में इसको करना होगा। एक प्रिवेंशन है, एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। यही आपने जो गांव में कहा, तो एक प्रिवेंशन पार्ट है, लेकिन टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था वहां करनी पड़ेगी, चाहे वो पीएचसी हो या जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा आशा वर्कर्स के माध्यम से हो। किसी भी तरह से वहां पर हमको प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। यही तीसरी वेव को कम करने के लिए, डिले करने के लिए हमको करना पड़ेगा। अवेयरनेस, हमको डरना तो नहीं है, लेकिन अलर्ट अभी फिर भी रहना पड़ेगा कि ये तीसरी वेव आ सकती नहीं है, आ रही है। प्रिवेंशन हमको करना पड़ेगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। सरकारों को, डॉक्टर गोयल जी, ये माना जाए तय है कि तीसरी लहर आएगी? ये करीब निश्चित है कि जितना भी आपने आप विजय राघवन साहब भी कह चुके हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं देश के, कि अगर हम नहीं मानेंगे तो तीसरी वेव आने की संभावना पूरी है। आपने सबने सुना होगा 15-10 दिन पहले उन्होंने बोला जी, साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो मैं उनके ही कथन को यहाँ रख रहा हूँ। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो ये होगी। सरकारों की तरफ से भी निश्चित रूप से ये इंश्योर करना होगा कि बस में अगर 50% ऑक्यूपेंसी होनी तो होनी है, मेट्रो में अगर 50% होनी है तो होनी है, मार्केट में, दुकानों में अगर 6 फुट की दूरी पर या 4 से 6 फुट की दूरी पर खड़ा होना है तो वहां गोले बने हैं, ये इंश्योर करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं लैक्स नहीं होना है। ये फर्स्ट सेकंड के बीच में हम तो हुए ही लैक्स, पब्लिक लैक्सिटी दिखाई, लेकिन हमारे को लगता है सरकार ने भी बहुत लैक्सिटी दिखाई। ये सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये नहीं सोचा कि क्या ऐसा संभव है कि दिल्ली में 30,000 केस रोजाना आने लगे। क्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बेड्स की कम से कम 15 दिन किल्लत रही? हम तो 80 बेड का अस्पताल एक चलाते कोविड यूनिट, जो दिन रात लोगों को सड़कों पर एम्बुलेंस में लाइन लगानी पड़ी। तो निश्चित से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको तीसरी वेव, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है। अगर लोग नहीं समझेंगे तो कोरोना इस तरह से खत्म हो ही नहीं पाएगा। भले ही आप वैक्सीन भी लगा लेंगे, लेकिन फिर भी संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे, ये भी समझना होगा। डॉक्टर चक्रवर्ती जी, कैंसर अब तक इस देश में, और देश में क्या पूरे विश्व में सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती रही है, और है भी वो खतरनाक,
लेकिन कोरोना के चलते तो लगता है कि सारी बीमारियां बौनी हो गई हैं। लेकिन कैंसर पीड़ित कई लोगों को कोरोना भी हुआ है, और एक दो खबर भी हमारे सामने आई है जहां पर एक बच्चा 3 साल का, वो उसको भी कैंसर था, ब्लड कैंसर था, लेकिन वो भी स्वस्थ हो गया है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी के साथ कोरोना का सामना करना और फिर उससे ठीक हो जाना, ये इतनी आसान बात लगती नहीं है। क्या बताएंगे आप इस बारे में कि जिनको कैंसर है वो कैसे इससे लड़ें, क्या करें कि इस बीमारी की चपेट में ना आए, और आ जाएं तो फिर आगे क्या करना है? कैंसर जानलेवा है, कोरोना भी जानलेवा है, और उसके साथ अभी जो ब्लैक फंगस आ रहा है वो भी जानलेवा है। तो समस्या ये है कि कैंसर को हम लोग जो डर रहे हैं लोग कि मेरे पास कई मरीज आए हैं जिनको अर्ली कैंसर मतलब क्योरेबल कैंसर, अर्ली स्टेज 1 स्टेज 2 के कैंसर पेशेंट्स आए हुए हैं। उनको जैसे ही ये कोरोना का महामारी है, उनको डर लगा कि हम कैंसर का इलाज बाद में कराते हैं, अब कोरोना से बच लेते हैं। बट इससे क्या हो रहा है, कोरोना का जो वेव चल रहा है उसमें कैंसर भी शरीर में जो है वो बढ़ रहा है, कैंसर भी चुप बैठा नहीं है। तो हम कैंसर को नेग्लेक्ट करके कोरोना को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। दोनों ही खतरनाक बीमारी है, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो अभी जो समस्या, अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं जो एडवांस्ड है, जिनका क्योर की संभावना कम है, वो आ रहे हैं कि बोल रहे हैं हमें तो कैंसर है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ठीक है हमें ऑपरेट कर दो। लेकिन अर्ली स्टेज को भी, मेरा जो पॉइंट है, कैंसर और कोरोना पूरा अलग अलग बीमारियां हैं, तो दोनों को ही ट्रीट करना है। और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कैंसर्स में बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जैसे ब्लड कैंसर हो। तो कैंसर सर्वाइवर्स जो हैं, कैंसर ठीक हो चुके हैं जिनका, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश एंड वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट फॉर देम, तो सो दैट कि वो कोरोना से आक्रामित ना हो। और वो उनको कोरोना हुआ तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन है। तो जिनको कैंसर है उनको कैंसर के इलाज पे ध्यान देना चाहिए विद एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना। जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं कोरोना के ज़माने में, उनको भी केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी सिम्टम्स हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करे। अभी मुश्किल है कई लोगों के लिए हॉस्पिटल आना, लॉकडाउन चल रहा है, टेली कंसल्टेशन करे, बात करें अपने डॉक्टर से, सो दैट अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर देसाई, तीसरी लहर का एक बार फिर से हम जिक्र करते हैं, और तीसरी लहर में बच्चों को तो खतरा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़ों को खतरा नहीं है। बच्चों को खतरा हो सकता है ज़्यादा, बस इतना ही कहा जा रहा है। और तीसरी लहर आनी भी तय मानी जा रही है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। तो लोग अब कैसे इसको संभालेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन कहा जाता है कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, वक्त के साथ लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन तीसरी लहर को लेकर अब लोग कैसे प्रिपेयर हों, क्योंकि अभी काफ़ी नुकसान हो गया है और दूसरी लहर में भी काफ़ी लोगों को दहशत फैल गई है, उनके मन में एक डर आ गया है कोरोना को लेकर। आप पहली लहर और 2020 के तजुर्बे के मुकाबले 2021 में बहुत फर्क है। संक्षेप में एक बार फिर कहें, 2020 में हम सबको डर था कि कहीं कहीं हो रहा है दूर दूर, कहीं मुझे ना हो जाए। 2021 में जैसे आपने कहा, हम में से इस देश में कम से कम या इस देश के बाहर हर एक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस हुआ है। कोई मित्र, कोई परिवार का, कोई काम का साथी गुजर गया, कोई गंभीर बीमारी से गुजरा, बच गया लेकिन फिर मुश्किल में है। तो ये जो ग्लानि है, ये जो गहरी पीड़ा है, मैं मनोवैज्ञानिक रूप से ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे समूह हो, चाहे समाज हो, हमें इस ग्लानि को, इस दहशत को, जो आपने कहा, कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसको सकारात्मक मोड़ देना पड़ेगा। और बार बार कहा जाए, इस दहशत का, इस पीड़ा का, इस दुख का सकारात्मक मोड़ एक ही हो सकता है, सावधानी सावधानी सावधानी। तीसरी लहर के बारे में डर करके, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो तीसरी लहर और नुकसान करेगी। तो जो एक बार फिर कहूंगा, हम लोग बहुत डील करते हैं अलग अलग मानसिक रोगों में, लेकिन जो ग्लानि है, जो पीड़ा है, उससे हम दब न जाएं, उससे और निराश न हो जाएं, निष्क्रिय न हो जाएं। हम अपना आम जीवन जारी रखें, सकारात्मक मोड़ देके उस पीड़ा को, कि हम खुद को और दूसरों को समझा सके कि जिम्मेवारी से पेश आना। जी
डॉक्टर गोयल जी, वैक्सीन को लेकर सवाल ये भी है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि 6 से 8 हफ्ते में वैक्सीन लगेगी, अब वो 84 दिन तक पहुंच गई है। तो वैक्सीन का पहला डोज और उसके बाद 84 दिन का गैप और फिर दूसरा डोज, इस गैप में इंसान क्या करे? पहला डोज लगने के बाद कितना वो अपने आप को ये महसूस करे कि कोरोना से कितना % वो बच गया है या दूर हो गया है, या उसे क्या नहीं करना है, क्या करना है? कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको मास्क नहीं लगाना है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना है, हैंड हाइजीन या रेस्पिरेटरी हाइजीन नहीं रखना है, ये बिल्कुल इसका मतलब कतई नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो अब इनके क्लिनिकल ट्रायल हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किए और 12 हफ्ते का गैप किया, जो पहले 4 से 8 था फिर 8 से 12 किया, तो उन्होंने ये पाया कि 12 हफ्ते के दौरान वो एंटीबॉडी जो बननी होती है वो बॉडी में होती है और वो कोरोना को उसको ना होने देगा, उसको रोकने के लिए वो सक्षम होती है। इसलिए वो 12 हफ्ते का गैप किया गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई चिंता का आपका विषय नहीं है। जो 8 या 12 था, अभी वो 8 से 12 था, 12 हफ्ते हो गया, तो आपको निश्चित रूप से अगर 4 से 8 हफ्ते पर आप चेक करें तो आप में एंटीबॉडी मिलेगी कोरोना के खिलाफ। जो स्पाइक प्रोटीन, स्पेशली स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, एस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी, एस स्पाइक एंटीबॉडी कहते हैं। तो इसीलिए अगर 12 हफ्ते के बाद है और उसके दौरान भी आपको मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और ये सब करना है, और आप में ऐसा बिल्कुल माना जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल का एविडेंस है, ये साइंस है कि आपके अंदर एंटीबॉडी होंगी, इसलिए तो चिंता का विषय नहीं है। इसीलिए थर्ड वेव का जैसे आपने सवाल अभी ये कर रहे थे, तो हमको 2 पार्ट में अगेन काम करना पड़ेगा, प्रिवेंशन, और इस बार हमको अगर मरीज 50,000 दिल्ली में एक्टिव होते हैं तो हमको ये नहीं होना चाहिए, या देश में भी, कि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, उनको बेड मिलने में समस्या है, उनको दवाइयां मिलने में समस्या है, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड वेव में हमको इस प्रकार से तैयार रहना होगा। मैं तो एक स्टेप आगे आगे डॉक्टर भी बोल रहा हूँ कि अब हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन की किल्लत आई, कि पता चला पानीपत से आनी है, कहीं और से आनी है, तो हम लोगों ने ये विचार किया है, सोचा है, सरकार को भी दिया है कि हर 50 बेड से ऊपर वाला अस्पताल अपना एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा। वो पीएसए टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे कि कम से कम आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की समस्या कुछ कम हो सकती है, पूरी नहीं ठीक हो सकती, कुछ कम हो सकती है। और उसके बाद हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आज अगर मेरे को 2 टन चाहिए तो मेरे को मिलनी चाहिए, अगर आज केसेस कम है, मुझे को मान लो 1 टन चाहिए तो मिलनी चाहिए। इस प्रकार का आगे आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लान अभी से बनाना पड़ेगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट होता हो, स्टेट गवर्नमेंट को वो बनाना करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब लापरवाही नहीं चलेगी, ना ढील चलेगी, ना ये कहा जाएगा जैसा कि अब तक माना गया कि इसकी अंदेशा ही नहीं था, इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह से कोरोना भी इफेक्ट कर सकता है, दूसरी लहर का अंदाजा नहीं था, ये भी कहा गया, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर गोयल जी, अब सवाल ये भी है कि चूंकि अब इस आगे आने वाले 3-4 महीने में बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लगातार कोशिशें भी हैं, हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है आगे आने वाले, लेकिन 3-4 महीने में जैसा कि जिक्र आया था कि 50 करोड़ तक वैक्सीनेट लोगों को कर दिया जाएगा, इतनी वैक्सीन बन जाएगी अक्टूबर तक। तो लेकिन सवाल मन में यही आता है लोगों के भी कि इस वैक्सीन की लिमिट कब तक है? क्या ये परमानेंट है, एक बार दोनों डोज लगने के बाद आप हमेशा के लिए फ्री हो गए, या फिर आगे फिर से ये लगातार क्रम चलता रहेगा? नहीं, देखिए, कोई भी वायरल डिजीज में ये खास तौर से परमानेंट नहीं होता, ये बहुत क्लियर है। मीजल्स है और जितनी भी वायरल डिजीज, तो इसमें 8, 10, 12 महीने, ये अभी जैसे आगे और ट्रायल्स चलेंगे, मुझे लगता है कि 1 साल में इसमें बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी। ये हर साल में, क्योंकि आप एक और बात समझिएगा, ये वायरस भी म्यूटेट कर रहा है, तो जितनी भी वायरल डिजीज है तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हो सकता है जो आज वैक्सीन है, 1 साल बाद जो म्यूटेंट वायरस के खिलाफ दूसरे वैक्सीन आ जाए, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि 1 साल में दोबारा वैक्सीन लगेगी, इसका इफेक्ट खत्म होगा, हो सकता है वायरस के वैक्सीन। तो ये आप परमानेंट तो है ही नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन बनवाने के चले नहीं जी, 1 साल के अंदर दोबारा लगनी ही लगनी है। डॉक्टर चक्रवर्ती जी, अब सवाल मेरा आपसे है, और चूंकि लोग अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट ब्लैक फंगस का, इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस एक जानी पहचानी बीमारी तो थी, लेकिन अब एक नए रूप में सामने आई है और ज्यादा
इफेक्टिव है, लोगों की जान भी जा रही है, आंख भी निकालनी पड़ रही है, जबड़ा भी निकालना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ब्लैक फंगस से, तो इससे कैसे बचेंगे हम? ब्लैक फंगस जानलेवा है। हमने अभी तक जितने भी पेशेंट्स देखे हैं ब्लैक फंगस के, म्यूकोरमाइकोसिस के, बहुत ही अग्रेसिव बीमारी है, बहुत जल्दी फैल रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत जल्दी आँख में फैल रहा है, आँख में फैलने के बाद तुरंत आँख की रोशनी चली जा रही है और तुरंत वो ब्रेन में चली जा रही है और मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैक फंगस कारण इनके कई सारे हो सकते हैं। पहली बात है स्टेरॉयड यूज़, काफ़ी स्टेरॉयड यूज़ हुआ है इस कोरोना टाइम में अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को डाउन करने के लिए, लंग्स को बचाने के लिए, फेफड़े को बचाने के लिए, तो वो एक कारण हो सकता है ब्लैक फंगस का। मोस्टली डायबिटिक्स अफेक्टेड हो रहे हैं, और या फिर जो प्री डायबिटिक थे, डायबिटिक डायग्नोज नहीं थे, लेकिन स्टेरॉयड की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया है, क्रॉनिकली बढ़ा आ रहा है, तो वो लोग अफेक्टेड हो रहा है। बट ये बात भी फैक्ट है, ये ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस अगर समय से पहचाना जाए तो ये क्योर किया जा सकता है और उसका हाई चांस है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी कोई भी मरीज़, कोई भी इंसान जिनको कोविड हो चुका है, या जो डायबिटिक हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, दवा खा रहे हो कोई, उनको ऐसा अगर कोई सिम्टम आता है, कोई भी काला सा पैच दिखता है जबड़े में, तालू में, नाक में जलन, नाक में दर्द, फीवर, आँख में विजन का प्रॉब्लम, दो दिखना, हेडेक, ये सारे सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, कोई भी सिम्टम दिखे, घर पे ना बैठे, तुरंत के तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट, तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचे, ताकि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो ये फंगस और अर्ली स्टेज में इसको क्योर हो। क्योर है एग्रेसिव सर्जरी, सर्जरी से सारे फंगस को निकाल दिया जाए, उसके साथ एम्फोटेरिसिन और एंटी फंगल ड्रग्स चलाया जाए, यही इसका क्योर है। और एक बात बहुत क्लियर है, ये फंगस कोरोना से भी डेडली है, तो जल्दी डिटेक्ट, दिस इज़ अ क्योरेबल डिजीज़ अगर ये समय पे पाया जाए, ढूंढा जाए। जी डॉक्टर देसाई, वैक्सीनेशन को लेकर हम चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि इसी से बचेंगे भी, और यही एक कारगर दवा भी है, और इसका इंतज़ार भी था। पिछले साल तक हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, और आज हम ये कह रहे हैं लोगों से कि वो वैक्सीनेट कराएं खुद को। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, हल्के फुल्के, छोटे मोटे, लेकिन उसका मैसेज गलत चला जाता है, खास तौर से दूर दराज के इलाकों में। अरे वैक्सीन लगवाने से तो बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ कुछ तो कई भ्रांतियां लेकर, क्योंकि हमारे देश में अफवाह ज़्यादा फैल जाती है। मेन जो खबर होती है, जो नॉलेज होती है, वो कम लोगों तक पहुंच पाती है, उससे पहले अफवाह पहुंच पाती है। तो आप लोगों को क्या कहेंगे, कैसे दिलासा दिलाएंगे, कैसे उन्हें आश्वासन देंगे कि वैक्सीन सुरक्षित है, साइड इफेक्ट्स जो भी होंगे उससे कैसे बचें? बहुत अच्छी बात उठाई आपने। पहली बात तो ये कि मैं करीब 40 साल से हमारे बाकी साथियों की तरह हमारे मेडिकल साइंस प्रैक्टिस में हर परिवार को, हर क्लाइंट को यही समझाता हूं कि जीवन में, डॉक्टरी विज्ञान में तो यकीन है, लेकिन जीवन में कोई भी जीरो रिस्क ऑप्शन नहीं है। देखा जाना है सिर्फ रिस्क बेनिफिट रेशियो, और रिस्क बेनिफिट रेशियो हर एक वैक्सीन का और वैक्सीनेशन का कोरोना के लिए बहुत पॉजिटिव है। जो 25, 50, 75, 500 केस देखे गए थोड़े साइड इफेक्ट वाले, वो अगर 50 लाख में से 3 करोड़ में से 570 केस हुए, तो इसको एक बार फिर कहूंगा, आपका हमारा जिम्मा है कि सही बात पहुंचाई जाए। इससे संबंधित जो बात पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा दूसरे लहजे में। अगर मेडिकल साइंस हमें ये कह रहा है कि ब्लैक फंगस और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस अभी मुश्किल है, अगर लाइलाज नहीं है, तो हमें यह भी नहीं पता है कि कौन से मरीज व्यक्तियों में ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। कोरोना का कोई रामबाण इलाज अब तक नहीं मिला है। अगर ये स्थिति है तो इस गंभीरता को समझ के हम सबको चाहिए कि उस गंभीरता के कारण हम सावधानी और बरतें। कोई भी मसला हो जीवन का, शारीरिक स्वास्थ्य का और कोई, हमारी रिस्पॉन्स होती है जितना हमारा परसेप्शन ऑफ रिस्क है। तो तीसरी लहर के लिए अगर मानव जाति का जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती, जो डॉक्टर गोयल ने बात की, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती, तब तक अगर अंदेशा है, दहशत है, साइंटिफिकली वैलिड रिस्क है, तो एक ही रास्ता है, हमारी प्रिकॉशंस और उतनी बढ़ जाए।
जी Our response has to be commensurate to the risk. बिल्कुल। डॉक्टर गोयल जी, दावा ये किया जा रहा है कि 2 हफ्ते में दूसरी लहर भी खत्म हो जाएगी और अब ये ढलान पर है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं, लगातार मामले कम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज 8,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, जो करीब 30 अप्रैल को 35-38 हजार आ गए थे। तो हर राज्य में स्थिति अब कंट्रोल में नजर आ रही है। तो क्या ये मानकर चलें कि दूसरी लहर खत्म होने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से केस तो डाउन स्लाइड पर है ही है। जो दिल्ली में 28,000 की बार हो चुके थे, अब 5,000 के आसपास हो गए। लेकिन हमको ये जानना है कि अभी भी मॉर्टेलिटी बहुत है। आपने इस विषय को नहीं उठाया जी, कि जी, अभी भी जो है आप डेथ नंबर्स ऑफ डेथ है वो अभी भी बहुत है, बिल्कुल 4,000 के आसपास। बिल्कुल। उसका वजह भी हमें जानना होगा। पहले तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझको लगता है हाँ 2 से 4 हफ्ते में ये प्लेटो पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। और लेस देन 5% अगर पॉजिटिविटी रेट है तो हम कहते हैं कि हाँ अभी ये कंट्रोल है, लेकिन वो परसिस्टेंट फिर 2-3 हफ्ते रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद हैविंग सेड दैट, आपको ये भी देखना है कि जब आप लॉकडाउन खोलेंगे, अभी तो आप लॉकडाउन में, दिल्ली में 1 महीने से लॉकडाउन है, अगले 1 हफ्ते और है। ऐसे और जगह भी, सब जगह लॉकडाउन है पूरे कंट्री में, जहां पर 10 से 15% पॉजिटिविटी हुई। खुलने के बाद क्या होगा लोगों का बिहेवियर, ये है वहां पर। अगर एक, ये जैसे इस वायरस में हमने देखा, एक पेशेंट अगर पॉजिटिव घूम रहा है तो 30 लोगों को दे सकता है। तो इसका मतलब अगर 10 लोग घूम रहे हैं तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा लॉकडाउन खुलने के बाद, इस पर निर्भर करेगा कि हम ये सेकंड वेव को खत्म होने देने में सहायक होंगे या सेकंड वेव चलती रहेगी, कंटिन्यू थर्ड वेव में हो जाएगी। जी, लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो सेल्फ इंपोज कर्फ्यू में रहे, बिना मतलब घर के बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में न जाए। और सर डेथ रेट कैसे कंट्रोल में हो सर, उसको भी अब समय समाप्त हो रहा है, उस पर भी बोलिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डेथ जो हो रही है वो पुराने जो पेशेंट आईसीयू में है, वो जो सीरियस है 10, 15, 20 दिन से हैं, उनमें से जो ठीक नहीं हुए हैं उनकी डेथ हो रही है। या दूसरा, जो लोग हमारे पास आजकल आ रहे हैं अस्पतालों में, जो होम क्वारंटाइन में 8-10 दिन बाद पता चला उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डिसैचुरेट हो रहा है, या आइसोलेशन सेंटर्स में जहां पर थे वो पेशेंट 10-12 दिन बाद अभी वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 2-3 हफ्ते ये और चलेगा। ठीक सर। और उसके बाद अगर प्लेटो आएगा तो हमारा आगे और आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आगे वो बढ़े या ना बढ़े। बिल्कुल, ये लोगों पे ही डिपेंड करता है, हम सभी पर डिपेंड करता है कि हम अगर कोरोना का ढलान दूसरी लहर में नजर आ रहा है तो हम इसको किस तरह से लेते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गोयल, डॉक्टर देसाई जी और डॉक्टर चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके अनुभव और आपके द्वारा दिया गया हर जवाब लोगों के लिए बेहद कामगार है। लोग इससे समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो मोटे तौर पर बात निकलकर सामने आती है कि सावधानी तो बरतनी ही है, चाहे मामले कितने भी कम हो जाएं, चाहे कोरोना का असर कितना भी कम हो जाए, लेकिन अगले कम से कम 1 साल तक कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या है? मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाँ, वैक्सीन लगवानी है। छोटा सा ब्रेक है।